चलिए बच्चा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कितने तरीके के आइटम्स कंपोनेंट होते हैं। वो दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, उन दोनों को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जी, हमने कल तक पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग में हमने देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किन के बीच में होते हैं? रेसिडेंट हमारी कंट्री का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। ठीक है, इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के दो साइड्स होते हैं। क्रेडिट साइड में हम लोग इनफ्लो रिकॉर्ड करेंगे, जो भी फॉरेन करेंसी का हमारे पास इनफ्लो हुआ है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, और डेबिट साइड में जो पेमेंट किया हमने फॉरेन करेंसी का वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर या कंपोनेंट क्या है बेटा, इसमें हम लोगों ने देखे थे दो तरीके के अकाउंट होते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में चार चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो जो आपने विजिबल गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है वो, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर और इनकम्स। ये चार टॉपिक्स हमने कल पढ़े थे, और इन चारों का टोटल क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, ये हमने सीखा था कल तक। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है बेटा। कैपिटल अकाउंट का मीनिंग और इसके कंपोनेंट। बेटा, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉजेस चेंज इन असेट्स और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। कैपिटल अकाउंट में वो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिनसे हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट के असेट और लायबिलिटी में चेंज आता है। ठीक है, अब वो असेट और लायबिलिटी में चेंज किन किन वजहों से आता है, कुछ कंपोनेंट देखिए। सबसे पहला कंपोनेंट इसमें है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज इन रियल एस्टेट एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, दैट इज प्लस, बिकॉज दे लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब कभी फॉरेनर्स हमारे इंडिया की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी कंट्री को फॉरेन करेंसी मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री को फॉरेन करेंसी मिलता है तो इसे हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इनफ्लो कहेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। और जो इंडियन रेसिडेंट्स ने इन्वेस्टमेंट बाय किए हैं फॉरेन कंपनीज में, फॉरेन कंट्रीज के अंदर फॉरेन कंपनीज में शेयर्स खरीदे या फॉरेन कंट्रीज में जो रियल एस्टेट खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, उन सबको हम लोग डेबिट आइटम रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज इससे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है। आसान सी बात है, फॉरेनर्स जब हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फॉरेनर्स अपनी फॉरेन करेंसी को इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज से एक्सचेंज करेंगे, फिर हमें यहाँ पे पेड करेंगे, तो हमारी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, इनफ्लो होगा, उसे प्लस आइटम बोलेंगे और इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने बताया था कल दो अकाउंट में दो साइड्स, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। तो क्रेडिट साइड में हम वो सारे ट्रांजेक्शन्स और आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे जिनसे हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी आती है, और डेबिट साइड में हम वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिनसे हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी जाता है। तो अगर फॉरेनर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो फॉरेन करेंसी आएगी, इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा एज अ प्लस आइटम। और अगर इंडियन रेसिडेंट ने फॉरेन कंट्री में कुछ शेयर्स बाय किए हैं कंपनीज में या प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी में पैसा जाएगा, फॉरेन करेंसी जाएगी तो इसे हम लोग माइनस आइटम ट्रीट करेंगे और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके के हो सकते हैं बेटा, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसे एफडीआई भी कहते हैं। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ असेट इन अब्रोड अलोंग विद द पावर ऑफ कंट्रोल देम। यानी आपने कोई अब्रोड में, कोई फॉरेन कंट्री में आपने अपना खुद का कोई असेट परचेज किया है जिसको पूरा कंट्रोल करने का पावर भी आपके पास है, तो वो कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। In other words, it is the act of purchasing an asset and at the same time acquiring control of it. यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप कोई असेट खरीद रहे हैं फॉरेन कंट्री में, और जब आप असेट खरीद रहे हैं उसी टाइम आपके पास उसका पूरा कंट्रोलिंग राइट भी आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस ग्रुप है, उसने यूएसए में अपनी एक फर्म बाय किया, लैंड बाय किया, हाउस बिल्डिंग बाय किया, तो वो सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू परचेज ऑफ असेट इन अब्रॉड बट विदाउट एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देम। आपने फॉरेन कंट्री में कोई असेट बाय किया लेकिन उसके ऊपर आपका डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है, यानी आसान भाषा में आपने किसी रनिंग बिजनेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो इससे कंट्रोल करने वाला तो वो बिजनेस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही है बिजनेस को, लेकिन आपका पैसा उसमें इन्वेस्टेड है, तो आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा आपको।
In other words, it is the acquisition of an asset that does not give the purchaser control over the asset. यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने असेट तो खरीदी, लेकिन आपके पास उस असेट को कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? परचेस ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनी इन अ कंट्री बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। यानी हमारी कंट्री का रेसिडेंट, मतलब एक कंट्री है, मतलब इंडिया की कंट्री, इंडिया की कंट्री में रहने वाले रेसिडेंट ने शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं कंट्री बी में, यानी कोई दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, या आपने फॉरेन कंपनी परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय द रिलायंस ग्रुप, रिलायंस इंडिया की कंपनी है, उसने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो वो कहलाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दोनों टाइप का इन्वेस्टमेंट समझ आ गया। तो फर्स्ट वाला टॉपिक तो आ गया इन्वेस्टमेंट। बेटा जब पैसा इन्वेस्ट करेगी, जब पैसा फॉरेन कंट्री में हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारी इंडिया की इकोनॉमी इन्वेस्ट करेगी या हमारी इंडियन गवर्नमेंट करेगी, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट या हमारी इकोनॉमी के पास असेट्स इंक्रीज हो जाएगी, असेट्स चेंज हुआ ना, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। और अगर फॉरेनर्स हमारे इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए वो भी एक तरीके से लाइबिलिटी, क्योंकि हमें उनको पे करना है। तो कुल मिलाकर के कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है फर्स्ट तो इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट है बोरिंग एंड लैंडिंग। बोरिंग एंड लैंडिंग का मतलब क्या है? अगर हमने पैसा बोरो किया है किसी दूसरी कंट्री से, या हमने किसी दूसरी कंट्री को पैसा उधार दिया है, तो वो बोरिंग एंड बोरिंग, हमने जो उधार लिया दूसरी कंट्री से वो तो कहलाएगा बोरिंग, और हमारी कंट्री ने अगर पैसा उधार दिया किसी फॉरेन कंट्री को, उसे कहेंगे लैंडिंग। तो ऑल बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रोड बाय प्राइवेट सेक्टर्स, दैट इज इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट बिकॉज दीज लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमने किसी दूसरे देश से पैसा बोरो किया, ठीक है, या तो मैंने किया, इंडिविजुअल्स ने किया, या किसी इंस्टीट्यूट ने किया, कोई कंपनी ने किया, ठीक है, या गवर्नमेंट ने किया, या आपने किसी को उधार पैसा दे रखा था फॉरेन कंट्री में, उसने रीपेमेंट कर दिया आपको, तो ये सब तरीके का, ये दोनों आइटम्स को हम लोग प्लस आइटम ट्रीट करेंगे। ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ कैपिटल अकाउंट के। और जो भी पैसा हमने उधार दिया है फॉरेनर्स को, ऑल लैंडिंग टू अब्रोड बाय प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रोड, हमने जो पैसा उधार दिया, प्राइवेट सेक्टर ने जो पैसा उधार दिया अब्रोड में, या गवर्नमेंट ने, या हमने अब्रोड से लोन ले रखा था, उसको रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे डेबिट आइटम रिकॉर्ड होंगे, माइनस में रिकॉर्ड होंगे कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है। एग्जाम्पल लिखा है, इंडिया की गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से या किसी और अदर कंट्री से, इन सबको क्रेडिट आइटम रखा जाएगा, क्रेडिट साइड में रखा जाएगा, इनको क्रेडिट बोला जाता है। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब हमने पैसा उधार लिया, हमने फॉरेन करेंसी हमारे पास आई है। और इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री ए इन कंट्री बी, कंट्री ए के इंडिविजुअल ने पैसा इन्वेस्ट किया कंट्री बी में, तो ये भी एक तरीके से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है ना कंट्री ए ने कंट्री बी में, तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे लोन देने से है ना, ये यहाँ पे अपन डाल सकते हैं। तो समझ आ गया? बोरो, जब हम पैसा उधार लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, हमारी कंट्री की लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी स्टेटस में चेंज हो गया। अगर हम किसी को उधार पैसा देते हैं तो हमारी असेट्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो असेट और लाइबिलिटी में चेंज आने से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। फिर है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो चेंजेस आ रहे हैं, बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या है? हमारी कंट्री के पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व पड़ा है। तो द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे देश के पास जितना भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो सारा आरबीआई रखता है, सेंट्रल बैंक रखता है अपने पास, जो कि आरबीआई है। ठीक है, एनी विड्रॉल फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार का अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और फॉरेन एक्सचेंज जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकल करके आता है तो सरकार के पास तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ना, तो इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इससे फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एज दीज लीड्स टू डिक्रीज इन फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स। देखिए विड्रॉ हो रहा है, कहां से विड्रॉ हो रहा है? आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई से। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप इसे कहां नोट करेंगे? बैलेंस ऑफ एनी विड्रॉल फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। बेटा इसको थोड़ा सा चेंज करना आप। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकलता है, आप तो सिर्फ ये समझो हमारे देश से, अगर हमारे रिजर्व से पैसा निकल करके बाहर जाएगा, क्योंकि वो बाहर जाएगा, तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में नहीं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लिखा है एनी एडिशन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, लिखा है ना, अब इसको ऑपोजिट कर लेना, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इसे। तो जो भी पैसा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का निकलता है, ठीक है, अच्छा एक सेकंड इसको इस तरीके से समझना,
बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास पड़ा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब भी कभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व निकलता है वो गवर्नमेंट के पास आता है, तो वो क्रेडिट आइटम ट्रीट होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। ठीक है, आरबीआई के पास से कम हो रहा है, गवर्नमेंट के पास बढ़ रहा है। एक दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आपने सरकार बैलेंस आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जमा करवाती है, तो उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारी सरकार से जा रहा है, सरकार के पास से जा रहा है, तो इसे डेबिट आइटम ट्रीट करेंगे, नेगेटिव आइटम ट्रीट करेंगे, क्योंकि सरकार से गया लेकिन हमारे आरबीआई के पास जमा हो गया। ठीक है, क्या लिखा है? चेंज इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट। जो भी रिजर्व में चेंज आ रहा है ना उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एंड नॉट रिजर्व्स। जो रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो भी रिजर्व में चेंज आ रहा है सिर्फ उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सपोज 1 करोड़ यूएस डॉलर्स पड़े हैं हमारे जो है वो उसके पास आरबीआई के पास, तो उसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। 1 करोड़ से 90 लाख हो गए, तो 10 लाख जो 10 लाख डॉलर का जो चेंजेस आया, डिक्रीज हुआ, वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। ये बात लिखिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे आता है। इतनी थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको पूरा वो चार्ट दिखा देता हूं जो मैंने कल आपको बताया था। देखिए, कैपिटल अकाउंट कैसे निकलता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। इन्वेस्टमेंट जो हमने अब्रोड से पैसा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया में हुआ उसमें से आप लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड। हमने इंडिया से जो पैसा अब्रोड में इन्वेस्ट किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड। पॉजिटिव आंसर आता है तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, नेगेटिव आता है तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड। ठीक है, बोरोइंग एंड लैंडिंग, हमने जो पैसा उधार लिया अब्रोड से वो इससे फॉरेन करेंसी आया हमारे पास, और जो हमने उधार दिया है दोनों का डिफरेंस अगर प्लस में आता है तो नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, माइनस में आता है तो नेट लेंडिंग टू अब्रोड आ जाएगा। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंजेस आना, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता है तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होना मतलब ये हमारे पास इनफ्लो हुआ। कहां से कम हुआ? आरबीआई के पास से कम हुआ, गवर्नमेंट के पास आया। ठीक है, तो ये इनफ्लो है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का, और इंक्रीज हुआ तो मतलब गवर्नमेंट से आरबीआई के पास गया, तो डिक्रीज माइनस इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहलाएगा नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये नेट डिक्रीज मतलब हमारी कंट्री के पास करेंसी आई है। ठीक है, और इन तीनों का टोटल 5 6 7 का, अगर मैं लेफ्ट वाले साइड का टोटल करता हूं तो इसे कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट, राइट वाले साइड में बीच वाले का करता हूं तो वो कहेगा कैपिटल पेमेंट। दोनों का डिफरेंस कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल पेमेंट क्या आता है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, इसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अब सुनना बेटा, जो हमने करंट अकाउंट पढ़ाया था आपको, करंट अकाउंट 1 to 4 आइटम्स, ये सारे के सारे डेबिट वाले आइटम्स अगर मैं ऐड कर दूं, ये वाले जो इधर क्रेडिट वाले आइटम्स है ना, क्रेडिट वाले आइटम, इन सबका टोटल कहलाता है टोटल रिसिप्ट। और पेमेंट वाले साइड का जो डेबिट वाले साइड का टोटल होता है वो कहलाता है टोटल पेमेंट, 1 से लेके 7 तक का ग्रैंड टोटल। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट इनफ्लो कहलाएगा, और वो लगभग जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम है, और जीरो नहीं आता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम है। ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो कैपिटल अकाउंट समझ आ गया बच्चा? यहां तक किसी तरीके का कोई डाउट आया क्या? यहां से आप कैपिटल अकाउंट को पढ़ लेंगे। यहां लिखा है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। इन द कैपिटल अकाउंट बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेनर्स एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स एंड रिप्रेजेंट कैपिटल इनफ्लो। यानी आपने अभी पढ़ा कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आपने फॉरेनर से बोरो किया या डायरेक्टली इन्वेस्ट किया फॉरेनर्स ने इंडिया में, ये बताता है कितना पैसा इनफ्लो हुआ है, और ये पॉजिटिव आइटम्स है और इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमने लैंड किया, उधार पैसा दिया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ये दोनों आउटफ्लो होते हैं और ये नेगेटिव आइटम्स होते हैं, और इनको डेबिट किया जाता है क्योंकि इनसे पैसा फॉरेन कंट्री में गया है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है क्रेडिट और डेबिट का, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आता है बेटा डिफरेंस करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है ये दोनों क्वेश्चंस। तो मीनिंग, पहले मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें करंट अकाउंट का मीनिंग क्या है बेटा। करंट अकाउंट किसी कंट्री का ये बताता है कि इसमें हम लोग सारे के सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का और सर्विसेज का रिकॉर्ड करते हैं, और यूनिलेटरल ट्रांसफर और इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। 4 आइटम्स यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जिनसे हमारे देश के असेट और लायबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। असेट और लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, जिसमें 4 चीजें आती है। कौन कौन सी? इन्वेस्टमेंट, एक तो आपके पास है लैंडिंग और बोरिंग्स, एक इन्वेस्टमेंट, और एक फॉरेन चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
कंपोनेंट, करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर और एक इनकम्स भी होती है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट के इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट जो हमने अब्रॉड में किए हैं, अब्रॉड से हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुए। बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड में जो हमने पैसा उधार लिया और अब्रॉड में जो पैसा उधार दिया। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज आना। ये तीन कंपोनेंट, इसके 4 कंपोनेंट पड़े थे। लैंडिंग एंड बोरिंग, भाई करंट अकाउंट में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन पास्ट लैंडिंग एंड बोरिंग, जो आपने पहले उधार पैसा लिया है या उधार पैसा दिया है, उसका ब्याज हमें मिलना है या ब्याज चुकाना है, वो करंट अकाउंट का पार्ट है। जबकि कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट वो बीओपी का पार्ट होता है, जिसके अंदर हम सारे के सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पेमेंट रिसीव हुआ है ना, चाहे हमने पहले उधार लिया था या अभी उधार लिया था, ठीक है। दोनों पे दोनों चीजें रिकॉर्ड होती है। कॉन्सेप्ट्स, करंट अकाउंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड ऑल आइटम्स ऑफ फ्लो नेचर। करंट अकाउंट का जो नेचर है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें वो सारे आइटम्स आते हैं जो फ्लो नेचर के होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये पूरे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे विजिबल ट्रेड पूरे साल भर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो आता है। इनविजिबल ट्रेड साल भर पूरे जो सर्विसेज हम किसी की यूज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो आता है। साल भर में जो भी गिफ्ट वगैरह आए वो आता है। जबकि कैपिटल अकाउंट जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें केवल चेंज इन स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या बताता है? चेंज इन स्टॉक, किसका कितना इन्वेस्टमेंट कितना बदला, बोरिंग और लैंडिंग पहले की कंपेरिजन में अभी कितनी हुई, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। रिजर्व्स कितना चेंज हुआ हमारा फॉरेन एक्सचेंज का, वो आता है। क्लियर? यहां तक बच्चा समझ आता है? अब देखिएगा, द सम ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज टर्म्ड एज बेसिक बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का सम और करंट अकाउंट का सम, ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक बैलेंस। और डेफिशिट इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी सेटल्ड बाय नेट सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। समझना, ये बहुत काम की चीज है। अगर हमारे करंट अकाउंट में डेफिशिट आता है, मतलब ये जो आप, ये वाला जो कल मैंने आपको निकालना सिखाया था, करंट रिसिप्ट माइनस करंट पेमेंट। अब मान लीजिए करंट पेमेंट ज्यादा है, जैसे मान लीजिए रिसिप्ट से 1000 करोड़ की और पेमेंट से 1500 करोड़ की, तो 500 करोड़ का करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है। तो ये 500 करोड़ का डेफिसिट कहां से पूरा होगा? ये कैपिटल अकाउंट से पूरा होगा। बोरो करेंगे हम, पैसा उधार लेकर के इसको पूरा करेंगे। तो डेफिसिट करंट अकाउंट में अगर आता है तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से सेटल करते हैं। और करंट अकाउंट में अगर सरप्लस आता है तो हम उसे कैपिटल अकाउंट से, अ सरप्लस इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी मस्ट मैच विद अ डेफिशिएंट इन कैपिटल अकाउंट। देखिए, जो सरप्लस आ रहा है ना करंट अकाउंट में, उतना ही आपके पास कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट भी आएगा। प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे, समझ आएगा आपको तब, ठीक है। ये हमारा बेटा एक पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। बेटा ये जो आइटम्स वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग कल टच करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा आपका डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, ठीक है। ये हम लोग एक नेक्स्ट डे, और मतलब 2 दिन में ये पूरा ऑलमोस्ट आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कुछ नहीं होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इन दोनों का डिफरेंस। फिर बीओटी और बीओ में डिफरेंस पढ़ेंगे। मतलब 2 से 3 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही।